हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो रहा होगा। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था मौर्य साम्राज्य, जिसमें मौर्य साम्राज्य में हमने जहाँ पर मौर्यों का साक्ष्य पाया जाता है तो उनके जो जो साक्ष्य पाए जाते हैं उनके स्रोत के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। आई होप हमने जो है जो मौर्यों के जानने का जो इतिहास है तो उसका जो साहित्यिक स्रोत है हमने उनको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अभिलेखीय स्रोत। अभिलेखीय स्रोत आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो आप लोगों को ज़रूर इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी कि अभिलेखीय स्रोत क्या है। हमने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ था कि जो मौर्य साम्राज्य को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्रोत पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि कोई भी साम्राज्य पढ़ने के पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले उसको कई भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि हमने भी वही सेम प्रोसेस यहीं पे अपनाया। और हमने पहले स्रोत पढ़ना है मौर्य साम्राज्य से संबंधित, इसके बारे में प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बाद में फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की उपलब्धियां थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में उनके पतन के कारण थे कि ये पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से कारण थे ये पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, स्रोत पढ़ रहे थे। स्रोत में स्रोत को हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ था। एक था साहित्यिक स्रोत और दूसरा क्या था, अभिलेखीय स्रोत, जिसमें कि हमने साहित्यिक स्रोत को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अभी पिछली क्लास को रिवीजन करते हुए कुछ चीज़ें आप लोगों को हम रियलाइज करा दें कि नहीं हमने पढ़ाया क्या था। इससे होता क्या है, अगर रिवीजन करा देते हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आ जाता है और चैप्टर से जो भी पिछली बातें जो हमारे जो मेमोरी में जो भूल गई होती हैं तो वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। तो हमने पढ़ा क्या था कि जो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जैसे मेगास्थनीज की इंडिका थी, हमने उसके बारे में बताया था कि जो मेगास्थनीज की इंडिका है वो अपने मूल रूप में नहीं पाई जाती है। और तो उस जो मूल रूप में नहीं पाई जाती है तो फिर कैसे पाई जाती है, उसमें मुख्य रूप से चार या पांच विदेशी इतिहासकार हैं जिन्होंने इंडिका के बारे में लिखा है। और उन्हीं लोगों की पुस्तकों से जो महत्वपूर्ण चीज़ें इंडिका से संबंधित लिखी गई हैं, मेगास्थनीज के बारे में जो भी लिखा गया है, तो उन पुस्तकों से पढ़ करके जो इंडिका पुस्तक है तो उसके बारे में लिख दिया गया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये अपनी मूल रूप में प्राप्त नहीं होती है। इसके बारे में हमने क्या बताया था कि इसी इंडिका पुस्तक में एग्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई दो शब्द इंपॉर्टेंट आते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम एग्रोनोमोई की बात करते हैं तो एग्रोनोमोई को हमने क्या बोला था कि मौर्य साम्राज्य में एग्रोनोमोई किसको बोला गया था, तो जिलों को बोला गया था। अगर एस्ट्रोनोमोई की बात आती है तो एस्ट्रोनोमोई जो है नगरों को बोला गया था। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि जो और भी अन्य लेखक थे जिनकी पुस्तक मिली। अगर हम इंडिका की बात करें तो एक तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है और जो दूसरी इंडिका है तो उसको एरियन ने लिखा है। किसने लिखा है, एरियन ने लिखा है। तो मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि अगर ऑप्शन में दोनों आता है तो दोनों अगर दोनों के बारे में दिया गया होता है तो हमें दोनों को लेकर के चलना है। और आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसी समय पर दो पुस्तकें हैं इंडिका, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहा है कि इंडिका पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज और एरियन ने, तो आपको यही ऑप्शन क्लिक करना है और उसको टिक करना है। क्लियर, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा था लास्ट डे कि जो इंडिका है वो दो, उसके जो इंडिका है वो दो पुस्तकें हैं, एक है मेगास्थनीज की और दूसरी क्या है, एरियन की। इसके बाद में आते हैं प्लूटार्क। ठीक है, तो प्लूटार्क की अगर हम बात करते हैं तो हमने लास्ट डे आपको बताया था कि प्लूटार्क की पुस्तक क्या है, तो प्लूटार्क की पुस्तक है पैरेलल लाइन, जिसमें कि इन्होंने जो है क्या बताया है, भारतीयों की न्यायप्रियता के बारे में वर्णन किया है कि भारतीय बहुत ही न्यायप्रिय होते थे और बहुत ही आसानी से अपने झगड़ों को निपटा देते थे। इसके बारे में भी हमने आपको बताया। फिर क्या बताया कि इसी प्लूटार्क पुस्तक में ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख सेना के बारे में बताया गया है
कि चंद्रगुप्त की मौर्य की जो है 6 लाख सेना थी, जिसने कि संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। तो इस तरह से जो हमने शॉर्टकट तरीके से आपको रिवीजन कराया, जो कि लास्ट क्लास में हमने जो है बताया हुआ था आपको। और बाकी बची हुई जो चीज़ें हैं तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो बहुत आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या है, तो आज हम अभिलेखीय स्रोत स्टार्ट करेंगे। हम साहित्यिक स्रोत पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे क्या कि अभिलेख होते क्या है। अभिलेख जो है होते क्या है, तो अभिलेखों का मतलब है कि जब प्राचीन समय में जब कोई राजा जो है, क्योंकि प्राचीन समय में कागज का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, तो प्राचीन समय में जब कोई राजा को अपने से संबंधित, अपने शासन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अगर जानकारी देनी होती थी, मतलब उसके मन में ये आता था कि आने वाली जनरेशन हमारे बारे में कैसे जानेगी कि हमने कौन कौन सी चीज़ें चलाई और कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी इस काल में। तो उन राजाओं ने क्या किया कि पत्थरों पर जैसे कुछ लेख लिखवा दिए, स्तंभों पर, मतलब वो उसी पत्थर को काट करके स्तंभ या खंभे जैसे पिलर जैसे बनवा दिए और उसमें अपने लेख लिखवा दिए। जन कल्याणकारी से संबंधित तो कोई बात नहीं कि उसके समय में पब्लिक को किस तरीके से कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती थी, कौन कौन से डिपार्टमेंट थे उसके प्रशासन से संबंधित। तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे कि कागज के अभाव में इन लोगों ने क्या किया, पत्थरों पर, छोटे छोटे पत्थरों पर लिखवा दिया अपने लेखों को। तो वो क्या कहलाए, शिलालेख कहलाए। और स्तंभ लेख, तो स्तंभ लेख की अगर बात आती है तो स्तंभ लेख में मतलब पिलर जैसा बनवा करके और उसमें कई सारी चीजों को क्या करवा दिया, लिखवा दिया। तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, अभिलेख ही कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। अब ये अभिलेख क्या सिर्फ और सिर्फ पत्थरों पे ही लिखे जाते थे, तो जी नहीं, ये पत्थरों पर नहीं लिखे जाते थे। उस समय पर जैसे पत्थरों पर तो लिखे ही होते थे, प्लस जैसे चांदी की छोटी सी कोई प्लेट जैसी बनवा दी, उसमें लेख लिखवा करके उसको किसी मंदिर की दीवार में वो करवा दिया। इसके बाद में कोई बहुत प्राचीन मंदिर है तो उस मंदिर की दीवारों पर भी जो है राजा क्या कहता था कि अपने समय की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखवा देता था। तो इस तरीके से मतलब फाइनली रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो अभिलेख होते थे तो उनको पत्थरों पर भी लिखा जाता था, स्तंभों पर भी लिखा जाता था, मंदिर की दीवारों पर भी लिखा जाता था, सोने पर भी लिखा जाता था, मीन्स सोने की जो चादर होती थी उस पर भी लिखवाते थे लोग, चांदी पे भी लिखवाते थे और तांबे पर भी लिखवाते थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे इतना एक्सप्लेन करने के बाद कि अभिलेख कहते किसे हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं कि सबसे पहली चीज तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अभिलेखों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं। तो अगर बात आती है अभिलेखों के अध्ययन के बारे में तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। वहीं पर एक इतिहास के बारे में सिक्कों का भी अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, सिक्कों का भी अध्ययन किया जाता है। तो अगर सिक्के की बात आती है तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्के के अध्ययन को नोमोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नोमोस्टैटिक। ये दो चीजें आपके लिए, आपको अपनी मेमोरी में रखना बहुत आवश्यक है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो नोमोस्टैटिक कहते हैं। अगर बात आती है अभिलेखों के अध्ययन को तो क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में अभिलेखों, अब इसमें क्या होता है कि अशोक ही, अब इन अभिलेखों की अगर बात करते हैं कि इन अभिलेखों का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था, क्या अशोक ने किया था, तो जी नहीं, ये आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अशोक ने सबसे पहले अभिलेखों को लिखवाना नहीं स्टार्ट किया, बल्कि अशोक ने नियमित रूप से, अगर बात करते हैं कि नियमित रूप से अभिलेखों को किसने लिखवाया, तो वो अशोक को हम श्रेय दे सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है, अगर बात ये होती है कि अभिलेखों का प्रारंभ अशोक ने ही करवाया, तो ये आपकी बात बिल्कुल गलत होती है। क्लियर।
तो हम करते क्या है कि सबसे पहली चीज, अगर अभिलेखों के माध्यम से जनता से संबंध किसने स्थापित किया था, तो अशोक ने स्थापित किया था। आज के टाइम पर अगर प्रेजेंट टाइम की अगर आप बात कर लें, जैसे मोदी जी हैं, तो ये भी तो जनता से संवाद स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। कैसे? मीडिया के माध्यम से, और किसी बैनर के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, और न्यूज़पेपर के माध्यम से, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उस समय ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो अशोक ने क्या किया, अशोक को ऐसा लगा कि हमें अपनी जनता से डायरेक्ट संवाद स्थापित करनी चाहिए, और हमारी पॉलिसीज क्या है इसके बारे में जो है जनता को ये पता चलना चाहिए कि जो राजा की है तो पॉलिसीज कौन कौन सी होती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से इनको जानकारी होनी चाहिए। तो और कोई रास्ता नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया क्या, शिलालेखों के माध्यम से। किसके माध्यम से? अशोक ने किसके माध्यम से जनता से संवाद स्थापित किया? एक था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख, और तीसरे थे गुहालेख। ठीक है, मतलब पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके अपनी बातों को जो अशोक ने लिखवाया पत्थरों पर, उसको शिलालेख कहा गया। और कई सारे पिलर पाए गए हैं, उन्हीं पत्थरों को काट करके पिलर बनाए गए, और उन पिलर पर जो उसकी धर्म से संबंधित बातें थी उन्हीं पिलर्स पर लिखवाया। तो वो क्या कहलाए, वो स्तंभ लेख कहलाए। इसके बाद में तीसरा क्या है, तीसरा आता है गुहालेख। तो मतलब जैसे पत्थरों पर कोई पहाड़ी है, उसको काट करके उसके अंदर गुफा बना करके, और उन्होंने उसके अंदर जो उस गुफा के अंदर जो है जो लेख लिखवाए, तो वो क्या कहलाए, वो गुहालेख कहलाए। ठीक है, तो इस तरह से अशोक ने सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से जनता के साथ संवाद स्थापित किया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद में बात आती है कि अगर बात आती है कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। अगर क्वेश्चन आता है, आयोग आपसे पूछता है कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, पीपरहवा अभिलेख। कौन सा होगा? पीपरहवा अभिलेख। अब ये है कहाँ पर, तो ये यूपी में है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में कौन सा अभिलेख पाया जाता है, पीपरहवा अभिलेख पाया जाता है। अब इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था शाक्यों के द्वारा बनवाया गया था, और कई सारे वंश जो थे, तो उनका भी कई सारे लोगों का योगदान था। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम श्रेय देते हैं तो शाक्यों को देते हैं कि पीपरहवा अभिलेख जो था उसको किसने बनवाया था, तो शाक्यों ने बनवाया था। राइट। अब इसके बाद में ये जो है मैंने आपको पहले ही बताया है कि अशोक अभिलेखों का प्रारंभ करता नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अशोक का जो दादा था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि अगर हम शॉर्टकट में कहें तो सीजीएम चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से प्राप्त होते हैं? एक प्राप्त होता है सोगौरा अभिलेख, और दूसरा क्या प्राप्त होता है, महास्थान अभिलेख। सोगौरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख ये किसने लिखवाए हैं? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखवाए हैं। तो जाहिर सी बात है, हम अशोक को नहीं कह सकते हैं कि अशोक ने जो है अभिलेखों का प्रारंभ करता है। ये बात गलत साबित होती है कि अशोक जो है अभिलेखों का प्रारंभ करता है। अगर इसके दादा ने लिखवाए तो इसका मतलब उसके पहले भी अभिलेखों का जो लेखन कार्य था वो प्रारंभ कर दिया गया था। क्लियर। अब इसके बाद में बात आती है सोगौरा की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे सोगौरा कहाँ है। तो सोगौरा भी कहाँ पर है? तो ये भी यूपी में है। यूपी के गोरखपुर जिले में सोगौरा अभिलेख पाया जाता है। अगर बात आती है महास्थान की कि महास्थान कहाँ पर है, तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ये दोनों मौर्य काल के ये दोनों ऐसे अभिलेख हैं जिसमें कि ये दोनों अभिलेख अकाल की सूचना देते हैं कि मौर्य काल में एक बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था। इसके बारे में ये जानकारी देते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों का इतिहास क्या था, कि किसने किसने पढ़ा, किसने उसको गलत साबित किया और किसने उसको सही साबित किया। तो इसके बारे में हम डिटेल से आपसे चर्चा करते हैं। तो अगर इनकी अशोक के अभिलेखों के इतिहास की बात आती है तो एक होते हैं कौन? टीफेन थेलर साहब। कौन होते हैं? टीफेन थेलर।
स्टीफन थेलर साहब थे, जिन्होंने सबसे पहले कब 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ को सर्वप्रथम खोजा। अगर क्वेश्चन आता है, बात आती है अशोक के स्तंभों को खोजने की, कि सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ को किसने खोजा है, तो स्टीफन थेलर ने खोजा है। अगर टाइम की बात करता है, टाइम पूछता है, तो टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1750, कि 1750 ईस्वी में स्टीफन थेलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा, जिसमें से कौन सा था, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख था, जिसको सबसे पहले स्टीफन थेलर ने खोजा था। इसके बाद में दौर आता है कौन सा, 1847। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 1750 में सबसे पहले खोजा गया है, किंतु अगर बात आती है कि सबसे पहले पढ़ा किसने है, तो एक होते हैं प्रिंसिप साहब। कौन, 4 प्रिंसिप होते हैं, जिन्होंने 1837 में पहली बार अशोक के स्तंभ लेख को पढ़ा था। क्या किया था, पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में ये अभिलेख इसको पढ़ा था, लेकिन पढ़ा तो गलत पढ़ा। गलत क्या पढ़ा, गलत ये पढ़ा कि जो प्रिंसिप साहब थे, इन्होंने अशोक के स्तंभ को जब 1837 ईस्वी में पढ़ा, तो उसका संबंध स्थापित किया कि कोई श्रीलंका के राजा तिस थे, और उन श्रीलंका के 30 राजा ने ही इन अभिलेखों को क्या किया है, लिखवाया है। क्लियर हुआ, ये इन्होंने पढ़ा, लेकिन इन्होंने गलत पढ़ा। इन्होंने अशोक को नहीं बताया, इन्होंने किसको बताया, इन्होंने श्रीलंका के राजा तिस को बताया कि श्रीलंका का कोई राजा तिस था, जिसने कि इन अभिलेखों को जो है लिखवाया था। क्लियर, अब बात यहाँ तक पहुंचती। अब इसके बाद में अब बात आती है टर्नर साहब की, कि अभी प्रिंसिप के बाद में आते हैं टर्नर साहब, जिन्होंने जो प्रिंसिप की बात जो इन्होंने पढ़ी थी कि श्रीलंका के राजा ने इन अभिलेखों को लिखवाया था, इन्होंने यू टर्न कर दिया, मतलब कि प्रिंसिप साहब की बात को झुठला दिया, और उन्होंने कहा नहीं, जो ये प्रिंसिप साहब अभिलेख तो सही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो संबंध स्थापित कर रहे हैं श्रीलंका के राजा तिस से, तो वो श्रीलंका का राजा नहीं था, बल्कि ये अशोक के अभिलेख हैं। तो सही अभिलेख किसने पढ़ा है, तो सही पढ़ा है टर्नर साहब ने। ठीक है, इनकी गलती को सुधारा और इन दोनों अभिलेखों को किससे जोड़ा, अशोक से जोड़ा, ना कि तिस से। गलती किसने किया था, प्रिंसिप साहब ने। कब किया था, 1850 में। क्लियर हुआ, लेकिन उनकी गलती को किसने सुधारा, तो टर्नर साहब ने सुधारा। और सबसे पहले अगर खोजने की बात आती है कि सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख थे, उनकी खोज किसने किया, तो खोज किसने किया था, तो खोज किया था सबसे पहले स्टीफन थेलर ने। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में बात आती है कि ये जो 2 अभिलेख थे, एक है दिल्ली मेरठ और एक है दिल्ली टोपरा। एक है दिल्ली मेरठ और दूसरा है दिल्ली टोपरा। ये जो है दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है, इसको दिल्ली सल्तनत काल में, जो दिल्ली सल्तनत काल का एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने जो है कहाँ से, यहाँ से एक मेरठ में मिला है, और दूसरा कहाँ पर मिला है, दूसरा जो है मिला है दिल्ली टोपरा जो कहलाता है। तो इन दोनों अभिलेखों को जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापित किया था। ठीक है, किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में आते हैं क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात क्या है कि 4 ऐसे शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अशोक का नाम, जब अशोक का नाम अशोक था तो अशोक ही मिलेगा, कोई दूसरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा नाम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि कई सारे अभिलेख हैं जिसमें कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें अशोक को देवा नाम प्रिय बोला गया है, किसी में प्रियदर्शी अशोक बोला गया है। इस तरह से जो है कई सारे अभिलेख हैं जिन्होंने अलग अलग नाम दिया है, लेकिन जो
4 ऐसे अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम सिर्फ और सिर्फ अशोक मिला है। तो वो कौन सा है? एक है मास्की, नेटूर, उडेगोलन और गुर्जरा। ये 4 अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम सिर्फ और सिर्फ अशोक दिया गया है। क्लियर? अभी इसके बाद में क्या आता है? एक थे अशोक के समय कौन? चापड़। कौन थे? चापड़। चापड़ क्या करते थे कि अशोक के अभिलेखों को क्या करते थे? लिखते थे। चापड़ महोदय जो थे वो जो है अशोक के अभिलेखों को लिखते थे। अब एक है D.R. भंडारकर साहब, जिन्होंने जब अशोक के अभिलेखों को खोजा गया तो अशोक के अभिलेखों को जब खोजा गया तो अभिलेखों के आधार पर ही इन्होंने क्या कर दिया? अशोक के पूरे इतिहास को लिख दिया। क्या किया कि अशोक के पूरे इतिहास को लिख दिया। किसके माध्यम से? जितने भी अभिलेख पाए गए हैं उन अभिलेखों के माध्यम से जो है इन्होंने क्या किया कि अशोक के अभिलेखों को लिख दिया। क्लियर? अब इसके बाद में बात आती है कि कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है बल्कि दूसरा नाम मिलता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से अभिलेख हैं जिन पर अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। क्लियर? अब वो कौन सा है? पहला है मास्की। इस मास्की अभिलेख में, ये मास्की अभिलेख ऐसा है जिसमें जो है अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता। क्या मिलता है? बुद्ध शाक्य मिलता है। क्या मिलता है? अशोक का नाम। मास्की अभिलेख ऐसा है जहां पर अशोक का नाम बुद्ध शाक्य मिलता है। वही दूसरा आता है कौन सा? भाब्रू अभिलेख। जो भाब्रू अभिलेख कहाँ है? अगर पूछता है कहाँ है तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर अगर बात आती है कि भाब्रू अभिलेख में अशोक का नाम क्या दिया गया है? तो दिया गया है मगधाधिराज और दूसरा क्या? प्रियदर्शी। भाब्रू अभिलेख में अशोक के 2 नाम पाए गए हैं जिसमें कौन कौन सा है? एक है मगधाधिराज और दूसरा क्या है? प्रियदर्शी। अब इसके बाद में तीसरा आता है पनगुगेरिया। तो पनगुगेरिया अभिलेख में अशोक का नाम क्या पाया गया है? तो वो महाराजकुमार पाया गया है। क्या पाया गया है? महाराजकुमार। तो अशोक का मास्की अभिलेख में क्या नाम दिया गया है? तो मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। वहीं पर अगर भाब्रू आता है कि भाब्रू अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? तो भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगधाधिराज और क्या कहा गया है? प्रियदर्शी कहा गया है। क्लियर? अब इसके बाद में पनगुगेरिया की बात आती है कि पनगुगेरिया अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? तो पनगुगेरिया अभिलेख में जो है अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। अब इसके बाद में 12वें और 13वां शिलालेख। 12वां और 13वां शिलालेख, 12वें नंबर का 13वें नंबर का शिलालेख ऐसा है जहां पर अशोक को देवानामप्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? देवानामप्रिय कहा गया है। अब बात आती है अशोक के अभिलेख तो इसने लिखवा दिए, लेकिन इनकी कोई ना कोई भाषा रही होगी। तो भाषा कौन सी थी और लिपि कौन सी थी? तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि भाषा की अगर बात करता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी, तो अगर भाषा पूछता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी, तो भाषा थी कौन सी? प्राकृत भाषा थी, जो कि उनकी एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। तो वो लैंग्वेज कौन सी थी? वो प्राकृत थी। अगर लिपि की बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन कौन सी थी, तो अशोक के अभिलेख जो थे उनमें चार तरह की जो है या 4 प्रकार की अभिलेख पाए गए हैं, लिपियां पाई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है ब्राह्मी, दूसरा है अरामेई, तीसरा है खरोष्ठी और चौथा क्या है? यूनानी। ये 4 लिपियां ऐसी हैं जिनको अशोक के अभिलेखों में पाया गया है। कौन कौन सी हैं? पहली है ब्राह्मी, दूसरी है अरामेई, तीसरी है खरोष्ठी और चौथी क्या है? यूनानी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि लिपियां तो 4 हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लिपि कौन सी यूज हुई है? तो अगर सबसे ज्यादा लिपि की बात आती है कि सबसे ज्यादा लिपि कौन सी यूज हुई है, तो सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि है जिसमें कि अशोक के अभिलेखों में यूज की गई है।
किसको? ब्राह्मी लिपि को। ब्राह्मी लिपि ऐसी है जिनमें अशोक के अभिलेखों में सबसे ज्यादा लिपि यूज की गई है। और अगर सबसे कम की बात आती है तो सबसे कम जो है यूनानी लिपि को यूज किया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछता है तो कौन सी होगी ब्राह्मी, और अगर सबसे कम पूछता है तो सबसे कम में कौन सी आ जाएगी? यूनानी आ जाएगी। अब इसमें ब्राह्मी सबसे ज्यादा यूज हुई है, और जो अरामेइक लिपि है और खरोष्ठी लिपि है, तो ये अरामेइक और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो एक है मानसेहरा अभिलेख और दूसरा क्या है? सहबाजगढ़ी। अरामेइक जो है जो खरोष्ठी लिपि जो यूज की गई है तो वो 2 शिलालेख हैं। कौन कौन से? मानसेहरा शिला अभिलेख जो कि हजारा में है, हजारा जिला में है। ये हजारा जिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के हजारा प्रांत में मानसेहरा अभिलेख पाया गया है, जिसमें कि खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेखों को लिखा गया है। किस में लिखा गया है? खरोष्ठी लिपि में। दूसरी कौन सी है? सहबाजगढ़ी। और ये सहबाजगढ़ी अगर पूछता है कहाँ पर है तो ये भी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के किस उसमें है? तो पेशावर में है। कौन सा? ये सहबाजगढ़ी अभिलेख। तो इस सहबाजगढ़ी अभिलेख है, इसमें अशोक के अभिलेख जो लिखे गए हैं तो उसमें लिपि की अगर बात करते हैं कि कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है तो वो लिपि कौन सी होगी? खरोष्ठी होगी। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? बाकी आपको हमने बता दिया कि अगर सबसे ज्यादा लिपि पूछता है तो ब्राह्मी अशोक के अभिलेखों में सबसे ज्यादा लिपि कौन सी यूज हुई है? तो ब्राह्मी यूज हुई है। और अगर सबसे कम की बात करता है कि सबसे कम लिपि कौन सी यूज हुई है तो वो कौन सी है? वो है यूनानी। यहाँ तक समझ में आया ना? अब इसके बाद में जो अरामेइक लिपि है तो वो अरामेइक लिपि कहाँ पर पाई गई है? तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, और दूसरा कौन सा है? लघमान। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है और दूसरा क्या है? लघमान। और ये कहाँ पर है? लघमान की अगर बात करता है तो ये कहाँ पर है? ये है अफगानिस्तान में। तो ये अरामेइक लिपि का अगर प्रयोग पूछता है कि कौन कौन से अभिलेखों में किया गया है तो तक्षशिला अभिलेख और लघमान अभिलेख में जो है अरामेइक लिपि का प्रयोग किया गया है। और ये दोनों अगर इनकी सिचुएशन पूछता है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड थे तो ये तक्षशिला की अगर बात आती है तो ये पाकिस्तान में था, और लघमान की अगर बात आती है तो ये कहाँ पर था? ये अफगानिस्तान में था। अब इसके बाद में यूनानी और अरामेइक जो है कुछ ऐसे अभिलेख हैं अशोक के जिसमें दो लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं? कि कांधार अभिलेख है जहां पर यूनानी और प्लस अरामेइक दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। कौन सा? कांधार अभिलेख में। इनमें एक साथ 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। अगर बात पूछता है वो कौन कौन सी हैं तो एक है यूनानी और दूसरा क्या है? अरामेइक लिपि। तो ये सारे क्या है? अशोक की शिलालेखों में प्रयोग किए जाने वाली लिपियां कौन कौन सी प्रयोग की गई हैं? तो मुख्य रूप से 4 हैं। कौन कौन सी है? वो है ब्राह्मी, दूसरी है अरामेइक, तीसरी क्या है? खरोष्ठी, और चौथी है यूनानी। अब कौन सबसे ज्यादा यूज हुई है, कौन सबसे कम यूज हुई है, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। अब इसके बाद में अशोक के अभिलेख आते हैं कि अशोक के अभिलेख कौन कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम जानेंगे कि अशोक के अभिलेखों को अगर सरल बनाना है तो उसको हमें कई पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने जो हम पढ़ रहे हैं तो उसको नॉर्मल बनाने के लिए मीन्स समझने के लिए हमने 3 भागों में बांटा है अशोक के अभिलेखों को। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा क्या है? गुहालेख। शिलालेख हमने आपको पहले बताया कि जिन बातों को पत्थरों पर लिखा गया वो क्या कहलाए? वो शिलालेख कहलाए। और जिन बातों को पत्थरों के द्वारा स्तंभ बनवाए गए और उन स्तंभों पर जो बातें लिखवाई गई वो क्या कहलाए? वो स्तंभलेख कहलाए। और गुहालेख क्या होते हैं कि पत्थरों को काटकर उसके अंदर जो
जो लिखवाया गया, मतलब राजा के जो प्रशासनिक से संबंधित या धर्म से संबंधित जो भी बातें होती थी, तो जो बातें लिखवाई गई उनको क्या कहा गया, तो उसको कहा गया है गुहालेख। क्लियर हो गया। अब इन शिलालेखों को भी दो भागों में बांटा है, एक है लघु शिलालेख और दूसरा है वृहद शिलालेख। और अगर स्तंभ लेख की बात आती है तो स्तंभ लेख को भी हमने दो ही भागों में बांटा है। वो कौन सा है, एक है लघु और दूसरा है वृहद। अब ये अभी हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। अब कल हम आपसे जो इसके बारे में, इसके अभिलेखों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और कल की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो शिलालेख है तो वो शिलालेख में कितनी बातें लिखी गई हैं और स्तंभ लेख में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बारे में हम कल आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही लेकर के आपके लिए आए थे और कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और इसके बाद में इसको आप जो मैंने करवाया है, इसकी लिपियों के बारे में जो जो हमने पढ़ा है, आप उसको अच्छे से रिवाइज करें और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हूँ नई क्लास के लिए। और आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन एक बार आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलती रहे। मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।